हेलो देयर एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने बारे में बताऊंगा आज आपको। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है कनाडा के साथ, तो मैं सारा आज आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। आज सारा कुछ एक एक चीज़ मैंने 12th के बाद भी अप्लाई करा था, लेकिन अब मैं ग्रेजुएशन के बाद आया हूँ। तो सारी स्टोरी सुनो, एक्साइटिंग है बहुत। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके करो सबसे पहले, बेल आइकन दबाओ। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर। It's not a game, it's a rich thing. तो गाइज अब शुरू करते हैं स्टोरी। तो सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ। आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया तो मेरा नाम तो पता ही लग गया होगा, सार्थक। एंड मैं हूँ लुधियाना सिटी से, विच इज़ इन पंजाब, इंडिया। एंड अपने बारे में बताऊँ तो मैं ग्रेड 8th 9 से पहले पहले बहुत इंटेलिजेंट होता था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे सारा कुछ। लेकिन 9th के अंदर पता नहीं क्या हुआ, स्पोर्ट्स के अंदर आ गया, थोड़ा मन नहीं लगा पढ़ाई के अंदर, मार्क्स आने कम हो गए थे। फिर 10th के अंदर काफ़ी कम मार्क्स आए थे। फिर 11th के अंदर थोड़ी सी परसेंटेज बढ़नी शुरू हुई थी। 12th के अंदर ठीक ठाक परसेंटेज आ गई थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आई थी। और 12th ख़त्म होने से पहले ही मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। मैंने कैनम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था उस टाइम पे 10 दिनों के लिए। और मैंने खुद ही अपना एग्ज़ाम बुक करके 10 दिन बाद दे दिया था, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं बड़े अच्छे बैंड स्कोर ले आऊँगा। मेरे को क्राइटेरिया समझ आ गया था सारा कुछ। तो उस टाइम पे जो मेरा ओवरऑल स्कोर था वो था 6.5 बैंड्स। एंड मेरे रीडिंग के अंदर 5.5 थे। एंड बाकियों के अंदर मेरे सारे क्लियर था, सॉर्टेड था। मैंने 12th के बाद फाइलिंग लगाने का 100% सोचा हुआ था, क्योंकि एक अंदर से वो चुल टाइप सी आप समझ लो थी कि कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। बट बिल्कुल भी राइट गाइडेंस नहीं थी, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई भी रिसर्च नहीं करी हुई थी। बस एक अंदर एक आप कह लो कीड़ा था कि बस किसी भी तरह कनाडा पहुंचा दो, जो कि इलिटरेट लोग करते हैं। एंड उस टाइम पे मैं भी पूरा इलिटरेट वाली हरकतें हैं वो पूरी ऑन पॉइंट कर रहा था। और मैंने उस टाइम पे फाइलिंग भी लगा दी थी। और आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि वीज़ा आ जाएगा। नॉन एस डी एस के अंदर मैंने प्रूफ लगा दिए थे, फाइनेंशियल फंड्स, प्रॉपर्टी, सारा कुछ लगा दिया था। और मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि वीज़ा आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आ गई थी रिजेक्शन। तो उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन भी बीच में चल रही थी। मेरा अभी एक ही सेमेस्टर हुआ था, मेरे अभी एग्ज़ाम्स आने थे, मैं पढ़ नहीं रहा था। और ना ही मैंने कोई शॉपिंग वगैरह शुरू करी थी। मेरे को था चलो जब आएगा वीज़ा, अभी होगा टाइम, चले जाएंगे बाहर। मेरा जनवरी इनटेक था, अभी एग्ज़ाम्स आने थे मेरी ग्रेजुएशन के फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के। मैंने प्रैक्टिकल्स अपने दे दिए थे, ऑनलाइन ही थे उस टाइम पे, कोविड था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस पॉइंट पे मैंने अपनी फ़ाइल लगा दी थी एंड मेरी रिजेक्शन आ गई थी। एंड जो मेरे को रीज़न दिया था वो था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया आपकी एप्लीकेशन से जो आपने अप्लाई करी है, कि आप वापस इंडिया आओगे भी या नहीं। मतलब आप वापस स्टडी के बेसिस पे जा रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर कि आप इंडिया आओगे कि नहीं। तो उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं रीअप्लाई करूँ अपने आइल्स को एसडीएस के अंदर ला के, दोबारा से बैंड्स ला के। और दूसरी ऑप्शन थी कि ग्रेजुएशन कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, लेकिन मैंने जनवरी के अंदर मेरे को एकदम से झटका लगा, मेरे को रियलिटी चेक मिला कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। और दिस इज़ नॉट राइट, बिल्कुल भी राइट नहीं है ये मेरे लिए। मेरा सारा करियर ख़राब हो सकता है। और मेरे को मेरे सिस्टर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। वो तो मेरे को शुरू से ही फोर्स कर रहे थे कि 12th के बाद बिल्कुल भी मत जा, बिल्कुल भी मत जा। वेट, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, उसके बाद जाइयो और एक अच्छे कोर्स के साथ जाइयो, ताकि फ्यूचर के अंदर एटलीस्ट तेरा करियर तो सिक्योर हो, नहीं तो तेरे को मिनिमम पे वाली जॉब्स करनी पड़ेंगी। तो उस पॉइंट पे मैं सुनता नहीं था बिल्कुल भी। यूएस के वीज़ा जब मेरी रिजेक्शन आई, एक महीना तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मन नहीं था ग्रेजुएशन करने का बिल्कुल भी। अंदर से मेरे को फिर से हो रहा था कि मेरे को कनाडा जाना है किसी तरह। तो मैंने उस पॉइंट पे अपनी आइल्स की तैयारी फिर से शुरू कर दी थी। मैंने 20 का दिन, मैंने 20 डेज़ की प्रैक्टिस करके फिर से अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। और मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत क्या आई, मेरे राइटिंग के अंदर 5.5 आ गए, जो कि मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था और बिलीव नहीं हो रहा था। मेरे 5.5 बैंड्स राइटिंग के अंदर कैसे आ गए। मैंने उस पॉइंट पे आइल्स की री एवेल्यूएशन अप्लाई करी थी, तो उसका रिज़ल्ट आया था 40 डेज़ के बाद। और उस पॉइंट पे मई मंथ आ गया था। एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि आप अपना ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लो जो टीआरएफ रिपोर्ट है। आपको उस पॉइंट पे फिजिकल जो टीआरएफ रिपोर्ट होती थी वो आपके मेलिंग एड्रेस पे आती थी, फिर आप उसको स्कैन करके अप्लाई करते थे अगर आपने ऑफर लेटर अप्लाई करनी है अपनी फाइलिंग के लिए। तो मेरी रिवैल्यूएशन क्लियर हो गई थी, मेरे 6.5 बैंड्स उन्होंने राइटिंग के अंदर उस पॉइंट पे कर दिए थे।
तो उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने अपनी रीवैल्यूएशन भरी थी उस पॉइंट पे, तो क्लियर हो गया। लेकिन उस पॉइंट पे कोविड चल रहा था, उसके कारण उनके आइल्स के जो ऑफिसेज़ थे वो क्लोज़ था उस टाइम पे। तो उसकी वजह से जो मेरा टीआरएफ था उसको 2 महीने और लग गए थे। तो मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और कनाडा में भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि कोविड के केसेस हर जगह बढ़ ही जा रहे थे। आपको भी पता है 2021 तक केसेस बढ़ते ही रहे हैं। 2021 के बाद थोड़ा स्टेबल होने लग गए हैं, जब वैक्सीन वगैरह लग गई थी लोगों को, सेकंड डोज़, थर्ड डोज़ जब लगने लगी थी उसके बाद थोड़ा स्टेबल होने लग गया था। तो उस पॉइंट पे मैंने सोच लिया था कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है, मैं कोर्स भी लेके जाऊँगा, मेरे को कोई अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज के अंदर। एंड अगर मैं अभी चला भी जाऊँगा कोई पॉइंट नहीं बनता, बस पैसे की बर्बादी करूँगा। एंड अगर देखूँ फ्यूचर सिक्योर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कोर्स ही नहीं अच्छा, ऑब्वियसली स्टडी नहीं है तो किस बेसिस पे जा रहा हूँ। तो मेरे को गाइडेंस भी मिली उस पॉइंट पे, जिसके लिए मैं अभी बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने क्लोज़ वंस का, जिन्होंने मेरे को गाइडेंस दी थी। उस पॉइंट पे तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि ये राइट गाइडेंस है, लेकिन आज मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। स्टडी वीज़ा के अलावा मेरी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी 2 रिजेक्शंस थी एंड मेरे पास यूएस का वीज़ा भी है, अभी एक्सपायर होगा। 10 साल का मेरा वीज़ा लगा था 2014 में, कि भी मेरे पासपोर्ट के ऊपर 6 टाइम्स की ट्रैवल हिस्ट्री थी। 2014 से लेकर 2019 तक की रेगुलर हर एक साल एवरी ईयर फॉर 2 मंथ्स यूएस की हिस्ट्री थी मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरे को कनाडा की रिजेक्शन मिल गई थी अपने स्टडी वीज़ा, और ऑब्वियसली उस टाइम पे नॉन एसडीएस के अंदर लगवाया था, मिलनी ही थी, लेकिन टूरिस्ट के ऊपर भी रिजेक्शन आ गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लग गया था। मेरे को कोडिंग वगैरह के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था, मेरे को अच्छी लगने लगी थी कोडिंग। फिर मैंने धीरे धीरे कोर्सेज लिए एंड प्रोजेक्ट्स बनाए काफ़ी। मैंने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अपने जावा सीखी थी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। तो उसके बाद से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था एंड आई वाज वेरी कीन टू लर्न दोज थिंग्स। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ पे मेरे को बहुत ही नॉर्मल सी नॉलेज मिलती थी, मतलब वो मेरे को इन डिटेल टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते थे। फिर मैंने यूट्यूब से कोड विद हैरी के थ्रू अपने कोर्सेज कंप्लीट करे थे, जावा की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी थी एंड बेसिक जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं सारा कुछ वो चीज़ों को समझा था। उसके बाद मैंने यूडेमी वगैरह पे कोर्स लिए थे वेब डेवलपमेंट के, और वो भी सब करा था। मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए सारे सेमेस्टर्स के एंड आई सिक्योर्ड अ वेरी गुड परसेंटेज अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं बिना पढ़े, मतलब मैं नॉर्मल सा पढ़ के एग्ज़ाम देने जाता था, लेकिन फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया था। फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म होते ही मैंने आइल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी एंड फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हुआ था जब मेरा, उसके 1 महीने के पहले पहले ही मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया था और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था। जो मेरी पुरानी आइल्स थी वो एक्सपायर हो रही थी अप्रैल 2023 के अंदर, लेकिन जो मेरा ग्रेजुएशन है वो जून 2023 के अंदर ख़त्म होनी थी और मेरे को फाइलिंग भी करनी थी, तो ऑब्वियसली 2 साल के लिए वैलिड होती है, तो वो एक्सपायर ही हो जानी थी, मेरे को न्यू करनी पड़नी थी। मैंने दोबारा से तीसरी बार आइल्स करी, जिसमें से 2 बार क्लियर करी, 1 बार नॉन एसडीएस, कोई मैटर नहीं करता। आइल्स इज़ नेवर अ बिग डील, आइल्स बंदा बड़े आराम से कर लेता है, लेकिन उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जो कि ज़रूरी होते हैं आइल्स करने के लिए। तो इस बार जब मैंने अपनी आइल्स कंप्लीट करी मेरे 7.5 बैंड्स आ गए थे और मेरी आइल्स क्लियर हो गई थी इस बार। एंड उसके बाद मैंने शुरू से अपनी रिसर्च वगैरह ऑन पॉइंट रखी हुई थी कि मेरे को इस कॉलेज के अंदर जाना है। मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई किया था कि मेरे को किचनर दून कैंपस मिल जाए, बट जो हमारे पीयू के एग्ज़ाम्स होते हैं वो थोड़ा लेट होते हैं, रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आता है, उसकी वजह से जो सीट्स हैं वो पोर्टल खुलते ही जिस दिन इनटेक खुला था उस कोर्स के लिए वो 1-2 दिन के अंदर ही फुल हो गई थी। तो एक ये कैंपस बचा था और एक गल्फ़ और एक मिल्टन। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से बेटर ब्रैंडफोर्ड है, तो मैंने ब्रैंडफोर्ड कैंपस चूज़ किया था। उसके बाद मैंने अपनी फाइलिंग अप्लाई करी, सारा कुछ एक मैंने रोड मैप क्रिएट कर लिया था कि मेरे को ये कोर्स करना है। हर एक कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बट इट्स जस्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए और एक आपका प्रॉपर रोड मैप क्रिएटेड होना चाहिए कि आपको फ्यूचर के अंदर करना क्या है। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, और मैं फ्यूचर के अंदर डिटेल आपको बताऊँगा कि मेरा फाइलिंग प्रोसेस कैसा रहा, सारा कुछ बताऊंगा। कनाडा के अंदर अभी मेरा 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं इंडिया से गोल लेके आया था कि मेरे को अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है। मेरे को पता था कि मैंने रिसर्च करी हुई है, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ।
तो आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत बहुत प्यार देने के लिए इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी। तो होपफुली बाय टाइम हम भी यहाँ पे ग्रो होंगे, तो सारी अचीवमेंट सारा कुछ आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि आप ही हो जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हो। मेरी कनाडा के साथ आपने अब सुन ही लिया है कि काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रही है एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है अपनी फाइलिंग के रिलेटेड सारा कुछ। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।